अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। शिरसुए को उचिहा कबीले के नरसंहार के बारे में पता चला। इस समय नए पुनर्जीवित शिरसुए ने अपनी दृष्टि वापस पा ली। उसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा वह इटाची था। शिरसुए ने उलझन में इटाची से पूछा कि क्या हुआ था और कहा कि वह तो सोचता था कि वह पहले ही मर चुका है। इटाची ने उसे समझाया, अब तुम्हारे मरने के 10 साल बाद का समय है। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया है। उसने नारुतो का परिचय कराया जिसने शिरसुए को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। जब शिरसुए ने नारुतो को देखा तो पहले वह उलझन में था, फिर हैरान हो गया। बैंगनी आंखें जिनमें 3 गोलाकार रिंग थीं। नारुतो की आंखें प्रसिद्ध रिनेगन थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें जीवन और मृत्यु की शक्ति है। उसने तुरंत अपने पुनर्जीवित होने का कारण समझ लिया। नारुतो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और अपना परिचय दिया। मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है। मैं भविष्य का 7वां होकागे हूँ। बेशक शिरसुए नारुतो को जानता था क्योंकि उसे कभी तीसरे होकागे ने यह जिम्मेदारी दी थी कि वह बचपन में नारुतो की गुप्त रूप से रक्षा करे। जब उसे पता चला कि नारुतो ने उसका शेरिंगन डैंजो से वापस लिया था तो शिरसुए चौंक गया और नारुतो से पूछा कि क्या डैंजो ने उसे इसके लिए नहीं सताया। नारुतो मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा कि हाँ, उसने कोशिश की थी लेकिन अब वह संभव नहीं है क्योंकि डैंजो अब मर चुका है। यह सुनकर शिरसुए और भी हैरान रह गया। लगता है मेरी गैर हाजिरी में बहुत कुछ बदल गया है, उसने कहा। उसने इटाची से और तीसरे होकागे के हाल के बारे में पूछा। अब जबकि डैंजो जैसा ट्यूमर चला गया, उचिहा कबीला और गांव अब शांति के रास्ते पर होंगे, है ना? शिरसुए के लगातार सवालों से इटाची घबरा गया, 2 कदम पीछे हट गया और घबराकर निकल गया। यह पहली बार था जब ओरोचिमारू ने इटाची को इतना परेशान देखा और वह अंदर ही अंदर हंस पड़ा। इस समय इटाची ने शर्म से शिरसुए से माफी मांगी और कहा कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। फिर उसने पूरी कहानी विस्तार से बताई। यहाँ मौजूद ओरोचिमारू ने तीसरे होकागे को मारा और अबिटो और मैंने उचिहा कबीले को नष्ट किया। यह सुनकर शिरसुए की आंखें चौड़ी हो गईं और सदमे से उसके मंगेक्यू शरिंगन जाग उठे। उसने आधा शरीर वाला सुसानु सक्रिय किया। शिरसुए ने गुस्से में इटाची को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि गांव और उचिहा कबीले की रक्षा करना, लेकिन तुमने खुद ही पूरे उचिहा को मार डाला। यह देखकर नारुतो आगे बढ़ना चाहता था ताकि शिरसुए को शांत करे, लेकिन इटाची ने उसे रोक दिया और कहा कि यह उचिहा कबीले का मामला है। नरसंहार की रात से ही इटाची ने इस बात को अपने दिल में दबा रखा था। अब जब एक कबीले का सदस्य उस पर गुस्सा उतार रहा था तो उसे भीतर से कुछ राहत महसूस हुई। वास्तव में शिरसुए का गुस्सा इटाची को उसके अतीत से मुक्त कराने के लिए था। चट्टान से कूदने से पहले ही शिरसुए जानता था कि उचिहा कबीले और गांव के बीच युद्ध अवश्यंभावी था। वह उस टकराव को रोकने में असमर्थ था, इसलिए उसने भागने का निर्णय लिया और सब कुछ इटाची को सौंप दिया। जमीन पर पड़े इटाची को देखकर शिरसुए का दिल टूट गया। एक तरफ गांव, दूसरी तरफ परिवार। इतना दयालु व्यक्ति जैसे इटाची, उसने ऐसा कदम उठाने के लिए कितना दर्द सहा होगा। यह सोचकर शिरसुए ने इटाची को जमीन से उठाया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने इटाची से माफी मांगी, कहा, मुझे उस समय भागना नहीं चाहिए था। सब कुछ तुम्हारे कंधों पर छोड़ना मेरी गलती थी। उसने आगे कहा कि अब सब कुछ अतीत हो चुका है। यह उचिहा कबीले और कनोहा के बीच की पुरानी दुश्मनी थी। डैंजो के रहते उचिहा का अंत निश्चित था। तुम्हारा काम कठोर था, लेकिन कम से कम तुमने उचिहा नाम को गद्दारी के कलंक से हमेशा के लिए बचा लिया। एक तरह से देखा जाए तो यह उचिहा नाम की रक्षा करने का तरीका भी था। शिरसुए के शब्द इटाची के दिल पर ठंडी फुहार जैसे थे, जिन्होंने वर्षों से दबे उसके भावों को मुक्त कर दिया। नारुतो ने यह देखा और हल्की मुस्कान दी। वाकई शिरसुए एक असाधारण शिनोबी था। ऊपर से शिरसुए इटाची को दोष दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह उसे उसके अपराध बोध से मुक्त कर रहा था। इस समय शिरसुए ने नारुतो की ओर रुख किया और उसे धन्यवाद दिया। उसने आशा जताई कि भविष्य की दुनिया में अब ऐसे लोग नहीं होंगे जैसे इटाची, जो गांव के लिए इतनी चुपचाप पीड़ा सहे। नारुतो ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वह दिन जरूर आएगा जब शिनोबी दुनिया में शांति और एकता होगी। सबके घर लौटने के बाद शिरसुए फिर से इटाची के निवास पर पहुंचा। सूर्यास्त को देखते हुए शिरसुए ने इटाची से पूछा कि वह नारुतो का अनुसरण क्यों कर रहा है। उसकी याद में इटाची हमेशा अपने विचारों वाला व्यक्ति था। यह सुनकर इटाची मुस्कुराया और कहा, चूंकि तुम नारुतो से मिल चुके हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दिल में पहले से जवाब है। नारुतो में एक ऐसी शक्ति है जिसे लोग समझ नहीं पाते, जो दूसरों को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है, और फिर वह वास्तव में भविष्य से आया हुआ व्यक्ति है। सब कुछ समझने के बाद शिसुई ने कुछ पल सोचा और फैसला किया कि वह भी नारुतो की टीम में शामिल होगा। दोनों फिर से नारुतो के पास गए। शिसुई का फैसला सुनकर नारुतो जोर से हंसा। अब समय था चौथे महान निंजा युद्ध की योजना बनाने का। अपने पिछले जीवन के अनुभव के अनुसार ओबिटो के अधीन मुख्य ताकतें थीं 1 लाख व्हाइट जेत्सु, एडो टेंसी सेना और 7 पूंछ वाले बीस्ट। 1 लाख व्हाइट जेत्सु को नारुतो के शैडो क्लोन और एलाइड शिनोबी फोर्सेस मिलकर संभाल सकते थे। सबसे मुश्किल हिस्सा था कबूतो की एडो टेंसी सेना।
देना, जिसे या तो सील करना होगा या जादूगर को जुत्सु रद्द करने के लिए मजबूर करना होगा। जैसे ही कबूतो का नाम आया, ओरोचिमारू ने अपने पुराने छात्र से हिसाब चुकाने के लिए खुद आगे आने की पेशकश की, लेकिन नारुतो ने ओरोचिमारू के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, क्योंकि अब कबूतो ओरोचिमारू से आगे निकल चुका था और उसने अपना खुद का सेज मोड हासिल कर लिया था। पिछले जीवन में इटाची और सस्के ने मिलकर उसे काबू किया था, इसलिए इस बार नारुतो ने फैसला किया कि इटाची और शिसुई मिलकर कबूतो यकुशी से निपटेंगे। उसने यह भी आशा की कि इटाची और शिसुई कबूतो की जान बख्श दें, क्योंकि उसकी प्रतिभा भविष्य में काम आ सकती है। अब सबसे बड़ा संभावित बदलाव था सस्के। पिछले जीवन में सस्के ने साथी के रूप में लड़ाई की थी और दुश्मनों से लड़ने में बड़ा योगदान दिया था, लेकिन इस बार वह उनका सबसे कठिन प्रतिद्वंदी भी बन सकता था। सस्के का नाम सुनकर शिसुई ने गहरी सांस ली। कितना कुछ बदल गया था। जब वह चट्टान से कूदा था तब सस्के तो बस एक छोटा बच्चा था। सस्के को लेकर इटाची ने नारुतो से कहा कि उसे खुद सस्के से निपटने दें। उसे यकीन था कि वह सस्के को सही राह पर वापस ला सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो वह शिसुई से कोतोआमा त्सुकामी का इस्तेमाल करवा देगा। यह सुनकर नारुतो ने सिर हिलाया और इटाची का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वर्तमान सस्के को अब कुछ शब्दों से नहीं बदला जा सकता था और उसे लगता था कि न तो इटाची और न ही शिसुई सस्के के बराबर हैं। ओबिटो, जो 7 पूंछ वाले बीस्ट्स को नियंत्रित करना चाहता था, संभवतः सस्के से रिनेगन जगवाएगा। उसने इटाची को कहा कि वह सिर्फ कबूतो यकुशी से निपटे। जहाँ तक सस्के, ओबिटो और टेल्ड बीस्ट्स का सवाल था, उनसे वह और किलर भी खुद निपटेंगे। नगाटो ने देखा कि उसे कोई काम नहीं मिला तो आगे बढ़कर नारुतो से पूछा कि वह क्या करे। नारुतो की योजना थी कि वह और कोनन मिलकर अमेगाकुरे के मुख्य बेस की रक्षा करें। कोनन के 600 अरब पेपर बमों के रहते ओबिटो कभी पीछे से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर कोनन मुस्कुराई। उसका जूनियर सच में हर चीज का ध्यान रखता है। वो पेपर बम उसी मुखौटा पहने आदमी के लिए बनाए गए थे। अंत में उस डांस किंग के बारे में जो युद्ध के मैदान में आ सकता था। नारुतो ने फैसला किया कि जो सब कुछ जानते हैं उनसे मिलने जाना चाहिए। उसी समय अकात्सुकी बेस में कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद सस्के ने पहले ही रिनेगन का पूरा इस्तेमाल सीख लिया था। वह आत्मविश्वास से भरा था और तुरंत नारुतो के पास जाकर उसे हराने के लिए बेताब था। अचानक ओबिटो अपनी स्पेस टाइम जुत्सु के जरिए प्रकट हुआ। उसे देखते ही सस्के मुस्कुराया और तुरंत बंशो तेनिन सक्रिय किया। ओबिटो का शरीर गुरुत्वाकर्षण बल से उसकी ओर खींचा, लेकिन जैसे ही दोनों संपर्क में आए सस्के सीधा उसके आर पार निकल गया। सस्के ने तुरंत अपनी कुसानागी सोड निकाली और पीछे वार किया, लेकिन ओबिटो फिर अमूर्त बनकर बच गया। ओबिटो ने सस्के को डांटते हुए कहा कि हद में रहे, यह अकात्सुकी बेस है। सस्के ने उसकी ठंडी नजरें देखी और आखिरकार रुक गया। अभी के लिए वह और ओबिटो अभी भी सहयोगी थे। रिनेगन से परिचित होने के बाद अगला कदम था डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ के अंदर 7 पूंछ वाले बीस्ट्स को नियंत्रित करना। उसी समय कबूतो छाया से बाहर आया। अपने व्हाइट स्नेक द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार 5 महान राष्ट्रों की एलाइड शिनोबी फोर्सेस पहले से ही इकट्ठा होने के लिए निकल चुकी थीं। ओबिटो ने इस पर व्यंग्य से कहा, वे तो बस एक बिखरी हुई भीड़ हैं। उसने कबूतो को आदेश दिया कि एडो टेंसी सेना तैयार करे और नारुतो की तरफ निगरानी बढ़ाने के लिए एक अग्रिम टुकड़ी भेजे। जैसे ही सस्के 7 पूंछ वाले बीस्ट्स को नियंत्रित कर लेगा, वे दुनिया को वही दर्द महसूस कराएंगे जो कभी रीन ने सहा था। अगली सुबह अमेगाकुरे में सभी ओरोचिमारू की प्रयोगशाला में इकट्ठा हुए। मदारा उचिहा के संभावित आगमन से निपटने के लिए नारुतो ने फैसला किया कि वे एडो टेंसी से पिछले होकेगे को पुनर्जीवित करेंगे। ओरोचिमारू ने तुरंत समझ लिया और जमीन पर एडो टेंसी का चक्र बना दिया। इसके बाद अमेगाकुरे के पास नारुतो ने 4 व्हाइट ज़ेट्सु पकड़े जो जासूसी और सूचना एकत्र कर रहे थे। सब कुछ तैयार होने के बाद नारुतो ने वो 4 आत्माएं रिहा की जो उसने पहले एक स्क्रॉल में सील की थी। जैसे ही ओरोचिमारू ने एडो टेंसी सक्रिय किया, वे जो सब कुछ जानते हैं आखिरकार फिर से जीवित हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 20 मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold